हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका? सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में जानेंगे, क्योंकि यार ये दो ऐसे टर्म है जो कि आपको आगे परेशान करने वाला है। मतलब जब भी हम लोग मैकेनिज्म की बात करेंगे, जब भी हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, तो वहां ये दो टर्म आएगा ही आएगा, ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसलिए यार आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। उसके बाद रिएक्शन यार दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन और दूसरा मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। याद है जिसमें मैंने बताया था सिंगल स्टेप रिएक्शन जिसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। कहां पढ़ाया था? याद है अभी हाल फिलहाल में यार अपना केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हुआ था, जहां हमने बहुत डिटेल में बात किया था ये सब चीजों पे कि रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। कुछ रिएक्शन होते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन, कुछ रिएक्शन होते हैं जो कि एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होते हैं। ऐसे रिएक्शन को मल्टी स्टेप रिएक्शन कहते हैं, जिसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले यार हम लोग रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं, सिंगल स्टेप एंड मल्टी स्टेप रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद यार यहीं से ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है ना समझ में आ जाए। क्यों? यार रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है वो मल्टी स्टेप रिएक्शन से रिलेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से रिलेटेड होता है। तो इसलिए यार पहले हम लोग को इस दो रिएक्शन के बारे में जानना पड़ेगा। पहला क्या मैंने बोला? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो तुम लोग यार नोट्स बनाते चलना अच्छे से। एलिमेंट्री रिएक्शन शॉर्ट में से मैं क्या कहूंगा? सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो देखिए अभी केमिकल काइनेटिक्स में ये सब ऑलरेडी पढ़ा दिया है, यदि किसी को मान ले अच्छे से नहीं सब आ जाएगा यार, कुछ भारी नहीं है। सिंगल स्टेप रिएक्शन, हाँ। तो सबसे पहले मान ले यार हमारे पास कोई रिएक्शन है A2 + B2 इट गिव्स 2AB, ठीक है, ये रिएक्शन है। अब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया AB, तो क्या अपने आप बन गया? इनके बीच में क्या हो रहा होगा? यहाँ पे A2 अभी अलग था, B2 अभी अलग अपना पड़ा हुआ, ये दोनों एक दूसरे के पास पास आया होगा ना, पास पास आया होगा तो फिर इनके बीच में बॉन्डिंग हुआ होगा, तब तो जाकर यार AB बना। तो थोड़ा हम लोग यार डीप में जाते हैं कि एक्चुअली A2 और B2 मिलकर किस तरह से बॉन्डिंग कर रहा है, तो समझते हैं इस चीज को। मान लो यार A2 कुछ इस तरह से है और यहाँ पे B2 कुछ इस तरह से, ओके। अब देखो यार हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पे A2 B2 पास पास आएगा तो क्या होगा? एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बनेगा। पहले A के साथ था, B B के साथ था। जैसे A2 B2 पास आएगा, A B की ओर और B A की ओर देखेगा, हाँ। अब उसके बाद क्या हो जाता है, ये जो बॉन्ड है ना A और A के बीच का, देखिए जैसे B आएगा तो इसको क्या कर देगा, जो बॉन्ड A और A के बीच का बॉन्ड जो था उसको वीक कर देगा, ठीक है ना। B का ये इन्फ्लुएंस है, तो यहाँ पे इसलिए A और A के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। और सेम वे में यार पहले B भी साथ में था, पहले B भी साथ में था, लेकिन जैसे ये A को देखा तो इसके बीच का जो बॉन्ड था वो वीक होने लगा, हाँ। तो तुम लोग यार समझ समझ कर पढ़ो और साथ में फील भी करते चलना यार। केमिस्ट्री बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, हाँ। देखो यार यहाँ पे क्या हुआ, A और A, B और B, यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देख रहे हो A और B के बीच बॉन्ड बनने लगा, यहाँ पे भी A और B के बीच का बॉन्ड बनने लगा, और यहाँ A और A, B और B के बीच का बॉन्ड ब्रेक होने लगा। इसके बाद क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ A और B आपस में जुड़ जाएगा और ये भी A और B मिलकर A भी बॉन्ड बना देगा। और जो A और A के बीच पहले बॉन्ड था वो खत्म हो चुका, यहाँ B और B के बीच जो बॉन्ड था वो खत्म हो चुका है। तो इस तरह से हमें 2AB मिल गया। तो यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे क्या था, A और A, B और B, तुमने हमको देखा, हमने तुमको देखा, उसके बाद हम साथ साथ हैं, और उसके बाद हम आपके हैं कौन। दुनिया बड़ा मतलबी होता है, देख के लग रहा है ना यार, केमिस्ट्री में पूरी तरह से अप्लाई होता है। तो ये तो हो गया यार केमिस्ट्री की बात है, किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अपने को जो जानना है ना वो ये कि ये दोनों हमारा क्या है, रिएक्टेंट्स है। क्या है? रिएक्टेंट्स है। और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। इस वाले स्टेप को क्या कहेंगे? तो ये वाला स्टेप जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिलता है, इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन स्टेट, जिसे हम आगे से शॉर्ट में TS से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट, हम साथ साथ हैं, ठीक। और प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, हम आपके हैं कौन। देखिए पहले A के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, लेकिन बाद में देखिए यार A और A के बीच कोई बॉन्डिंग नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए यार यहाँ से रिएक्शन से क्या हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, जो कि एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होकर जा रहा है। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है ना, एक स्टेप सिंगल स्टेप में हो रहा है।
ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यदि मैं बात करूं इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन की, अरे यार ये तो तुम ही लोग बताओगे, केमिकल काइनेटिक्स अभी पढ़ के आए हो। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे यदि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है? तो डायरेक्ट K इंटू A2 और B2 का पावर क्या आ जाएगा बता सकते हो ना? A2 का पावर 1, B2 का पावर 1, यही हो गया हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। यदि ऑर्डर पूछ दिया जाए इस रिएक्शन का क्या होगा तो ऑर्डर बोल देंगे 1 and 1 2। ऑर्डर क्या हो गया 2। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A2 क्या 1। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B2 क्या 1। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विल बी 2। अब बात करते हैं रिएक्शन प्रोफाइल की। तो रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम यदि मैं बनाऊं इसके लिए तो जरा बताना यार ये क्या हो जाता है? एनर्जी प्रोफाइल, एनर्जी एक्सेस, ये हो जाएगा रिएक्शन प्रोग्रेस। मान लो जब भी हम लोग रिएक्शन प्रोग्रेस मतलब एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस की ग्राफ बनाते हैं तो दो पॉसिबिलिटी होता है। आइदर फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो मोर स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा देन रिएक्टेंट। फाइनल जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो आइदर मोर स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, हो सकता है रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रहा हो या एब्सॉर्ब हो रहा होगा। मान लिया रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कैसा नेचर का रहा होगा? एक्सोथर्मिक नेचर का रहा होगा। यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का है तो यदि ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या बोला? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी रिलीज हुआ, फाइनल एनर्जी प्रोडक्ट के पास कम बचा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ऐसे ही होगा ना। और यहां पे ये जो पीक वाला पोजीशन है, इस पीक वाला यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट होगा, मान लेते हैं R, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा बना P, और ये जो पीक वाला स्टेट है इस पीक वाले को हम लोग कह देंगे ट्रांजिशन स्टेट, जो कि ये है। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में आप लोग यार दो चीज नोट करके लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट तो ये कि जो ट्रांजिशन स्टेट होता है हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होता है, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होता है। और हाईएस्ट एनर्जी स्टेट का मतलब क्या? एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब वो बहुत ही अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग को ट्रांजिशन स्टेट के बारे में अभी मैं आगे लिखवा दूंगा, नोट करके लिखना हो तो ट्रांजिशन स्टेट के बारे में लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट तो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होता है, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ट्रांजिशन स्टेट केमिकल बॉन्डिंग का रूल को फॉलो नहीं करता है। केमिकल बॉन्डिंग का रूल को फॉलो नहीं करता है मतलब देखिए कार्बन जनरली 4 बॉन्ड बनाता है ना, बहुत बार आपको ऐसा दिखेगा ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन 5-5 बॉन्ड बना रहा है। कैसे? यार एक बॉन्ड इधर भी एक तरफ जुड़ रहा है, एक तरफ टूट रहा है, तो ऐसे में क्या लगेगा यार दोनों बॉन्ड एक साथ प्रेजेंट है, मतलब आपको 5 बॉन्ड होता हुआ दिख जाएगा। तो वो तो यार केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, लेकिन वहां पे हो रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें केमिकल बॉन्डिंग के रूल को हम लोग फॉलो नहीं करते, मतलब हम लोग नहीं, मतलब केमिकल बॉन्डिंग का जो रूल है वो फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट का दूसरा आप कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो, डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ, मैं लिख देता हूँ यार, लो, डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। दिख रहा है? नोट कर लेना ये चीज। तो ये तो हो गया सिंगल एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में, ये एक्सोथर्मिक है। यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक होता तो क्या होता? जस्ट ग्राफ ऊपर ही रह जाता। ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स में सब बता चुके हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा। हाँ, ये वाला स्टेट क्या? ट्रांजिशन स्टेट है। अभी ये इंटरमीडिएट कहीं आया क्या? नहीं आया, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट की हम लोग बात करते हैं जहां रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में होता है। यहां तो एक ही स्टेप में A2 B2 मिलकर A भी बना दिया, तो यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात नहीं करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन, दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वहां अपने को समझ में आएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, और फिर वहां पे भी हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं। तो चलो यार नोट कर लो आप लोग इससे पहले। नेक्स्ट देखिए मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन जो लिखो, ये होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान लिया हमारे पास स्टार्टिंग में A था, A हमारे पास था मॉलिक्यूल, वो A एटम और A एटम है ब्रेक हो गया, मतलब हमें 2 एटम्स ऑफ A मिल गया, फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद क्या होगा? A का कोई एक एटम B2 मॉलिक्यूल से कंबाइन कर जाएगा। जब ये B2 के मॉलिक्यूल से कंबाइन कर जाएगा क्या होगा? यहाँ पे A और B के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से, A B के बीच बॉन्ड बन गया और यहाँ पे B हो गया हमारा सेपरेट। लास्ट स्टेप में क्या होगा? हमें A का एक मॉलिक्यूल बचा हुआ है और B का A का 2 एटम में एक एटम बचा हुआ है, एक एटम तो यहाँ यूज हो गया, एक एटम बचा हुआ है, B का एक एटम बना, तो ये A और B फिर से आपस में क्या हो जाएगा? एक बंधन में बंध जाएगा। समझ में आ रहा है?
A2 और B2 हमारे पास दो मॉलिक्यूल था, पहले A2 AA में ब्रेक हुआ, 2A बनाया, यहाँ पे एक A का एटम B2 मॉलिक्यूल से कंबाइन करके AB प्लस B बनाया, और फिर A का एटम और B का एटम मिलकर AB वापस बना दिया। अब यदि मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो क्या देखने को अपने को मिलेगा, A2 प्लस, देखना यार ये A प्लस A इधर आएगा 2A, प्रोडक्ट में मैं एक काम करता हूँ यार, A देखिए रिएक्शन को किस तरह से आइडिया से प्रोडक्ट किया जाता है, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ, और रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे तो A2 प्लस A 2A हो जाएगा प्लस B2, ये आएगा ना, और एक B इधर बचेगा। चलो ठीक है ना, रेक्टेंट को इस तरह से लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोगों को ना? हाँ नहीं कोई दिक्कत है, वेरी गुड यार। राइट साइड में बता दो 2A प्लस AB प्लस B प्लस AB, देख सकते हो यार जो उड़ रहा है उड़ा दो, 2A उड़ जाएगा, B और B उड़ जाएगा, तो यहाँ से A2 प्लस B2 गिव्स व्हाट, A2 प्लस B2 गिव्स व्हाट, 2AB। कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन था, ठीक है ना, ऐसा रिएक्शन जस्ट AB के टर्म में मान के हमने समझाने के लिए ऐसा लिखा। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पे ये रिएक्शन जो है तो यार एक ही रिएक्शन, A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, रिएक्शन है एक, लेकिन ये एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, रिएक्शन 3 स्टेप में हो रहा है। और यहाँ पे यदि 3 स्टेप में हो रहा है तो यहाँ पे A2 के एटम आपस में ब्रेक हुए होंगे A और A में, तो यहाँ पे भी एक ट्रांजिशन स्टेट आया होगा, समझ लो ना, ए एटम पहले जुड़ा हुआ था वो फिर अलग हो रहा है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट यानी हाईएस्ट एनर्जी स्टेट से होकर गया होगा, तब तो जाकर हमें 2 एटम्स ऑफ A मिला होगा। मतलब यहाँ पे मैं बात करूँ तो एक ट्रांजिशन स्टेट प्रेजेंट है। यदि यहाँ पे मैं बात करूँ अगेन B2 के मॉलिक्यूल यहाँ पे A आया, जैसे ही A आया इस B2 के पास में, समझ रहे हो ना, इस B2 का जो बॉन्ड है ना उसको वीक कर डालेगा ये A, और फिर इस B2 को अलग करके एक B इस A के साथ चला जाएगा, ठीक, फिर ये B इस B को भूल जाएगा हम आपके हैं कौन। तो यहाँ पे अगेन यार एक ट्रांजिशन स्टेट और आ जाएगा, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 2 मैं लिख देता हूँ, ओके। और थर्ड में क्या होगा, A और B, एक A यहाँ का बचा था, एक B यहाँ का बचा था, बोले यार तू मेरे पास आ गया दोनों एक साथ, और A और B मिलकर क्या बना दिया, A B और एक बॉन्ड बना दिया। अगर यहाँ पे भी एक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व रहा होगा, मतलब यदि कोई एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होकर जरूर जाएगा। यदि कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो वहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट तो यार एटलीस्ट प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। और यदि ये 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल कितना ट्रांजिशन स्टेट आया, 3 ट्रांजिशन स्टेट आया। अब ट्रांजिशन स्टेट तो यार चलो इससे पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके थे, यहाँ पे एक जो नया टर्म यूज होने वाला है वो इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट केमिकल काइनेटिक्स में भी तुम लोगों को बताएं। इंटरमीडिएट क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस तो होते हैं लेकिन फाइनल रिएक्शन से पहले वो कंज्यूम भी हो जाता है, याद है। तो मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पहले लिख देता हूँ यार, जिन बच्चों को नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं यार, आप लोग लिख लो क्या होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। सब्सटेंसेस which are produced during a reaction। देखिए ये रिएक्शन के दौरान ही प्रोड्यूस होता है ना, पहले से हमारे पास नहीं होता है इंटरमीडिएट। रिएक्शन जब स्टार्ट होता है ना उसके बाद ये प्रोड्यूस होता है। और एंड such substances which are produced during a reaction and is consumed, और वो कंज्यूम भी हो जाता है, and is consumed before the reaction stops। मतलब रिएक्शन स्टॉप, रिएक्शन एंड, रिएक्शन कंप्लीशन, रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले वो खत्म भी हो जाता है। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जरा इस रिएक्शन को देखकर बताओ, रिएक्शन देखिए एक ही है, A2 प्लस B2 गिव्स 2AB। इस रिएक्शन को देखकर बताओ यहाँ पे तुम्हें यार कौन कौन सा इंटरमीडिएट दिख रहा है, कौन इंटरमीडिएट आपको दिख रहा है, जरा देखकर बताओ। तो A2 इट गिव्स 2A, तो यहाँ पे देखना यार A आइटम रिएक्शन स्टार्टिंग में लिया गया था क्या, देखो याद रखना इंटरमीडिएट आपको फाइनल जो ओवरऑल रिएक्शन होगा उसमें नहीं दिखने वाला। तो अब बहुत इजी हो जाता है यार फिर तो, यदि आप मान लो इसमें से ऐसा कोई भी स्पीसीज, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपको फाइनल रिएक्शन में ना दिखे, वही हो जाएगा इंटरमीडिएट। या फिर ऐसा सोच सकते हो, ऐसा कौन सा सब्सटेंस जो रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस तो हुआ लेकिन कंप्लीट होने से पहले ही वो खत्म हो गया। कौन सा ऐसा सब्सटेंस दिख रहा है, A दिख रहा है, ये A क्या है, इंटरमीडिएट है।
ये यूज प्रोड्यूस तो हुआ, लेकिन फिर देखो यार दोनों यहाँ पे 2 ए बना ना, 2 एटम्स ऑफ ए बना, एक एटम ए का यहाँ पे कंज्यूम हुआ, एक एटम ए का यहाँ पे कंज्यूम हुआ, दोनों एटम खत्म। बी का चलो देखते हैं, यहाँ पे बी बना और ये जो बी बना ना वो अगले स्टेप में बी फिर से कंज्यूम हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन है, 2 इंटरमीडिएट ए एंड बी बोथ आर इंटरमीडिएट्स, समझे। अब इंटरमीडिएट जो होता है ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है। मतलब जो इंटरमीडिएट होता है उसका स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा होता है। ट्रांजिशन स्टेट तो बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से उसका एनर्जी ज़्यादा होता है। जो बताया था ना पीक वाला पोजीशन, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट वो होता है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। और इंटरमीडिएट ऐसा नहीं होता। मैं इसी रिएक्शन को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। यहीं पे मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग इंपॉर्टेंट लगे तो लिख लेना या नोट कर लेना। रुको यार थोड़ा, हाँ चलो देखो यार यहाँ पे ये देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग को इस तरह का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मिलेगा, आपको बहुत बार ड्रॉ करने को भी कहा जा सकता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से क्वेश्चन। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। मान लिया यार इधर हमारा रिएक्शन प्रोग्रेस है और इधर क्या है हमारा एनर्जी है, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कितने स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, 3 स्टेप में। 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो 3 पीक आएगा और पीक रिप्रेजेंट्स व्हाट ट्रांजिशन स्टेट। 3 स्टेप है, 3 ट्रांजिशन स्टेट मतलब 3 पीक आने वाला है। ये तो यार बहुत ही क्लियर है। और रिएक्शन का नेचर मान लेते हैं ओवरऑल एक्सोथर्मिक है। यदि ओवरऑल एक्सोथर्मिक है, देख हर स्टेप हो सकता है अलग अलग, कोई स्टेप हो सकता है एक्सो, कोई स्टेप एंडो, कोई स्टेप एंडो एक्सो, जो भी हो अलग अलग स्टेप अलग अलग नेचर का हो सकता है। इसीलिए हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं। मान लिया यदि ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ओवरऑल एक्सोथर्मिक है, तो यदि रिएक्टेंट यहां से स्टार्ट हो रहा है ना तो प्रोडक्ट नीचे आके गिरेगा, मतलब प्रोडक्ट एनर्जी इस रिएक्टेंट वाले से नीचे होगा। यदि मैं ओवरऑल रिएक्शन को एंडोथर्मिक मान लूं तो ऐसे में प्रोडक्ट का एनर्जी इस रिएक्टेंट की एनर्जी से ऊपर होगा। मानना आपके ऊपर है। मान लिया लेट ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, तो ऐसे में क्या होगा यार, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। देखिए ये स्टेप यहां से गया यहां तक, ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है। ट्रांजिशन स्टेट 1 कहते हो यहां से यहां तक जो रिएक्शन हो रहा है उसका ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर ये वाला ट्रांजिशन स्टेट 2 है और ये है फिर हमारा ट्रांजिशन स्टेट 3 है। अब ये तो रिएक्टेंट हो गया और ये तो हमारा प्रोडक्ट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये सब जो दिख रहा है बेस, ठीक है ना, ये जो मिनिमा दिख रहा है, ये मिनिमा को मैं क्या कहूंगा, तो यही मिनिमा है हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसको आई से मैं डिनोट कर देता हूं, I1 I2 कर देता हूं, ठीक है। मतलब देखना यार, ये रिएक्शन यहां से यहां आया, मतलब यदि ये A2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं जस्ट यहां पे समझता हूं, ये A2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 2A को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगले स्टेप के लिए यही 2A का एक A आइटम जो है B2 के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया, AB प्लस B बना दिया। मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, AB प्लस B आ जाएगा। ये I2 की जगह पे, इंटरमीडिएट 2 की जगह पे AB प्लस B आ जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट 3, फिर फाइनल प्रोडक्ट तो हमें यही मिल जाएगा। तो यदि 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो इंटरमीडिएट हमें कितने मिलने वाले हैं, 2। मिनिमा कितने मिलने वाले हैं, 2, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे आपको जो ध्यान रखने वो ये कि जितने स्टेप के रिएक्शन होंगे ट्रांजिशन स्टेट उतना ही होगा, लेकिन इंटरमीडिएट जो है वो एक कम होता है। तो यहां पे आपको इंटरमीडिएट के बारे में 1-2 पॉइंट नोट करके लिखना है। देखो यार, ट्रांजिशन स्टेट में बताया था कि वो केमिकल बॉन्डिंग के रूल को फॉलो नहीं करते, लेकिन इंटरमीडिएट के केस में ऐसा नहीं होता है। इंटरमीडिएट डज फॉलो द रूल्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। मतलब केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग जो 4 आइटम बनाना था 4 आइटम बनाएगा, 3 आइटम बनाना 3 आइटम बनाएगा। मान लिया कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, चलेगा 4 बनाएगा तो न्यूट्रल। लेकिन कार्बन यदि 3 बॉन्ड बनाया तो ऐसे में कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इंटरमीडिएट में वो देखने को आपको मिलेगा। यदि कार्बन यदि कहीं 3 बॉन्ड बना रहा है तो ऐसे में उसके ऊपर प्लस चार्ज दिख जाएगा। ये सब चीजें। नाइट्रोजन इसी तरह यदि 4 बॉन्ड बना देगा तो नाइट्रोजन यदि 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको इंटरमीडिएट के केस में देखने को मिलेगा। तो इंटरमीडिएट कितने टाइप्स के होते हैं अभी हम लोग देखिए, आज की क्लास में हम लोग को इंटरमीडिएट के बारे में ही पढ़ना है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल और इसके अलावा कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये सब रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स होते हैं और इसके बारे में एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। और आज हम लोग स्टडी करेंगे कार्बोकेटायन से। तो उससे पहले यार इसे नोट कर लो और इसमें इंटरमीडिएट के बारे में एक दो पॉइंट बता देता हूँ, आप लोग नोट करके लिख लो। चलो यार मैं इधर मिटा के लिख देता हूँ इंटरमीडिएट के बारे में। फर्स्ट तो यार इंटरमीडिएट की डेफिनेशन मैंने बता दिया। सेकंड क्या मतलब इंटरमीडिएट के बारे में पॉइंट क्या लिख सकता हूँ, इट फॉलोज द रूल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ये तो लिख लो पहला पॉइंट, इट फॉलोज द रूल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। और सेकंड पॉइंट क्या लिखूंगा मैं, हाँ ये ट्रांजिशन स्टेट से मोर स्टेबल होता है, इट इज मोर स्टेबल देन ट्रांजिशन स्टेट। एंड देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। ये रिएक्शन मिक्सचर से आइसोलेट यानी इसको सेपरेट हम लोग कर सकते हैं। यानी हमारे पास मान लो कोई इंटरमीडिएट बना लाइक कार्बोकेटायन बना, तो उस कार्बोकेटायन को हम लोग रिएक्शन मिक्सचर से अलग कर सकते हैं, ठीक है। और फिर रिएक्शन को हम कोई दूसरा रिएक्शन यदि कराना चाहें तो करा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो यार हो गया अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। अब जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलने वाले हैं, पहले उसका नाम हम लोग जान लेते हैं, जिसमें 3 नाम आप लोग तो यार ऑलरेडी जान रहे हो। इंटरमीडिएट्स हमें पढ़ने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो ये सब है। फर्स्ट कार्बोकेटायन, सेकंड कार्बन आयन, थर्ड है फ्री रेडिकल, फोर्थ कार्बीन, फिफ्थ नाइट्रीन एंड सिक्स्थ बेंजाइन। ये टोटल 6 इंटरमीडिएट है, जिसमें से आज हम लोग अपने कार्बोकेटायन पे बात करेंगे। ओके तो चलो यार हेडिंग डाल लो कार्बोकेटायन। तो चलो यार सबसे पहले कार्बोकेटायन आप लोग हेडिंग डाल लो। कार्बोकेटायन देखिए ऐसा नहीं कि आप लोग फर्स्ट टाइम कार्बोकेटायन पढ़ रहे हो। ऑलरेडी यार बॉन्ड फिशन 2 टाइप के होते हैं बताएं, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन। कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन होता है तो वहाँ कार्बोकेटायन एंड कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। ऑलरेडी यार ये सब चीज बता चुके हैं, ठीक है। तो कार्बोकेटायन का हम लोग यदि पहले स्ट्रक्चर देख, यहाँ पे केवल बेसिक्स बातें और जो जरूरी है देखिए, जो ऑलरेडी हम लोग जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ कर आए हैं, उस चीज को अभी थोड़ा सा और रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए यार ध्यान से तुम लोग भी देखना, रिविजन हो जाएगा और जो आगे के लेक्चर में यूज मतलब काम आने वाला है। कार्बोकेटायन ये होता है, कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है विथ पॉजिटिव चार्ज, यही है कार्बोकेटायन। कुछ खास बात है इसके बारे में। सबसे फर्स्ट तो कार्बोकेटायन जो है 3 बॉन्ड बनाता है, 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। दूसरी बात क्या बोलेंगे, इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ऑलरेडी यार ये सब चीज बता चुके हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स वो पेयर में ही होंगे, 2 4 2 6 2 के पेयर में होंगे, इसलिए डायमैग्नेटिक है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन यदि देखें तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। शेप की बात करूं तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा, देख सकते हो ना ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ ये हो गया। इसके अलावा इसमें तो यार जो p ऑर्बिटल 6 बॉन्ड बना रहा है, यानी इसका 3 ही ऑर्बिटल केवल यूज हुआ है। 3 बॉन्ड यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही ऑर्बिटल यूज हुआ, एक ऑर्बिटल बचा हुआ है। देख सकते हैं sp2 मतलब एक s और 2 p का ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तीसरा p का ऑर्बिटल बचा हुआ है। तो वो जो तीसरा p का ऑर्बिटल जो है ना, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। कहाँ होता है, इस प्लेन जो ट्राइगोनल प्लेनर बना है ना, इसके परपेंडिकुलर होता है। मान लो यार ये ट्राइगोनल प्लेनर बोर्ड के प्लेन में, तो p ऑर्बिटल ऐसा होगा अंदर बाहर की ओर, मतलब परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के ऊपर, समझ रहे हो। वेरी गुड यार। p ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ऐसा कर देता हूं, समझे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए कार्बोकेटायन के
से रिलेटेड। अब अपने को सबसे पहले कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में पढ़ना है। और यदि याद हो तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन होता था, बताओगे? सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन होता है? डांसिंग रेजोनेंस जहां प्रेजेंट होता है। नाम सुन रहे हो, डांसिंग रेजोनेंस सुने हो ना, इससे पहले ही बताएं, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस या डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है यार। चलो एक बार जान लेते। मान लो यार जीओसी में आप नहीं पढ़े या फिर पढ़े थे लेकिन समझ नहीं आया तो फिर से मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। इधर ही स्टार्ट करता हूँ अच्छे से। तो यार चलो अब सबसे पहले हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं अभी। रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोकेटायन। सबसे पहले क्या आ जाएगा यार बच्चों, बताओ जरा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? डांसिंग रेजोनेंस। इसी का नाम क्या होता था? सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है ना। इसी को ऐसा बोलते थे सिग्मा बॉन्ड। क्यों सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोलते थे, याद है? क्योंकि यार जनरली रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। और ये एक स्पेशल केस है यार, जो कि ऐसे मॉलिक्यूल में होता है ओनली। 3 मेंबर्ड साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन इसी वाले में केवल ऑब्जर्व होता है। होता है यार क्या है, जनरली देख लो यहाँ पे ये जो साइक्लोप्रोपेन है, इस साइक्लोप्रोपेन में बहुत एंगल स्ट्रेन है। हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो कार्बन का sp3 है तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री होना चाहिए ना, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पे एंगल स्ट्रेन देख सकते हो, ये वाला एंगल की बात करूँ तो ओनली 60 डिग्री होगा। इतना एंगल स्ट्रेन ये बर्दाश्त कर नहीं सकता, इसलिए ये बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड हो जाता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होगा तो किस तरह से ब्रेक होगा यार, यहाँ पे प्लस दिख रहा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा ना। तो इसलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरह से, और ये जैसे माइनस यहाँ पे आएगा तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये प्लस चार्ज यहाँ पे रह गया। सेम इसी तरह से यार इधर से ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता था, तो यदि इधर से ब्रेक होता तो अगेन यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस आता, तो ऐसे में फिर क्या बन जाता, यहाँ पे अगेन यार यहाँ पे CH2 और अब प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाता। तो इसी को डांसिंग रेजोनेंस या सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है। और ये बहुत ही स्टेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये फर्स्ट है। इसी में यार यदि मान लो C ऐसा, यदि 3 साइक्लोप्रोपेन लगा दिए तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाता है। देन क्या हो जाएगा, 2 वाले का, और फिर इसके बाद किसका बारी आ जाएगा, सिंगल वाले का। मतलब जितना ज़्यादा साइक्लोप्रोपेन ग्रुप लगा हुआ है उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे एक जगह हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि मैं कंफ्यूज करने की कोशिश करूँगा तुम लोगों को, और तुम लोगों को बताना है कि कहाँ पे सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस मतलब जो डांसिंग रेजोनेंस है वो लग रहा है। मान लिया हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, समझना, ऐसा एक ही है, दूसरा हमने मॉलिक्यूल ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है ना। ये 2 स्ट्रक्चर हमने बनाया, आपको बताना है दोनों में से कहाँ सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस या डांसिंग रेजोनेंस प्रेजेंट है, बस आपको ये बताना है। इस वाले में हम लोग पहले देखते हैं क्या यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस या फिर डांसिंग रेजोनेंस प्रेजेंट है या नहीं है। देखो और बताओ जरा यार। तो ये हमें साइक्लोप्रोपेन दिख रहा है, साइक्लोप्रोपेन के रेस्पेक्ट में ये जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन में प्लस चार्ज है ना, बिल्कुल ये है, तो फुलफिल तो कर रहा है। चलो ये वाला करेगा कि नहीं करेगा, बताओ आप लोग। अगेन ये तुम लोग क्या होगा यार, ये साइक्लोप्रोपेन ग्रुप है, इसका रेस्पेक्ट में इसका बगल वाला कार्बन को देखना था यार, बगल वाले कार्बन पे तो प्लस चार्ज दिख रहा है, साइक्लोप्रोपेन इसके बगल में दिख रहा है, तो यहाँ पे भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं करेगा। अब बात आती है ऐसा क्यों, ये वाला क्यों नहीं सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस करेगा जबकि ये वाला क्यों कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान देखना है। रेजोनेंस होने के लिए एक तो कंडीशन है यार, मस्ट है क्या, कि जो बॉन्ड है वो सेम प्लेन में होना चाहिए। यदि बॉन्ड अलग अलग डिफरेंट प्लेन में चले गए तो फिर वहां रेजोनेंस का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और यदि यहाँ पे ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखा जाए ना, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को देखो, यदि ये वाला बॉन्ड अंदर बाहर है तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा।
समझ रहे हो इस चीज को? यदि ये वाला बॉन्ड अंदर बाहर की ओर है तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर में चला जाएगा। मतलब ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, यानी ये जो दो बॉन्ड है और ये जो दोनों बॉन्ड है, ये दोनों परपेंडिकुलर प्रेजेंट में प्लेन होगा। और यदि परपेंडिकुलर प्लेन में प्रेजेंट है तो ऐसे में फिर कोई रेजोनेंस का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि रेजोनेंस तो वही होगा जहां पे सेम प्लेन में बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये तो यार मस्ट था, मतलब लिखवाए भी थे और फिर से लिखना तो नोट करके लिख लेना। रेजोनेंस होने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि जो बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड जो होता है वो सेम प्लेन में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड है तो वो सेम प्लेन में होना चाहिए, ऐसा, ठीक है ना। ऐसा यार याद हो तो स्टैटिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को। स्टैटिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या होता था, रेजोनेंस को कम कर देता था। क्यों रेजोनेंस को कम कर देता था? क्योंकि यदि कहीं बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए, ऐसा यार देख ले, कहीं यदि बल्कि बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं तो ऐसे में क्या होता है, उनके बीच रिपल्सन होता है। रिपल्सन से दोनों जो ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाता है। और ऐसे में यदि परपेंडिकुलर प्लेन में चला गया, यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में आ गया वो लोग, तो ऐसे में फिर वहाँ रेजोनेंस खत्म हो जाता है, समझे। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है। लेकिन यार नोटिस करना, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। क्यों? जिस प्लेन में ये वाला होगा उसी प्लेन में ये भी होगा, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, समझ रहे हो? बहुत ही सिंपल है, एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये दोनों, तो ये वाला जिसमें होगा सेम प्लेन में हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ रहे हो? तो इस तरह से यार सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस यदि कहीं आता है तो आप लोग को यार देखने आना चाहिए। यदि कहीं दिख गया कि सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस प्रेजेंट है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे आगे निकल जाएगा, ठीक। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस के बाद क्या आ जाएगा, यदि कहीं एरोमेटिक सिस्टम बनता है, ज़्यादा ये सब यार जीओसी का ही हम लोग समझ सकते हो, रिवीजन कर रहे हैं अभी। चलो सेकंड है, यदि प्लस चार्ज, यदि कार्बोकैटायन कहीं एरोमेटिक सिस्टम का एक हिस्सा है तो ऐसे केस में वो कार्बोकैटायन बहुत ही स्टेबल होगा, लेकिन इस सिग्मा रेजोनेंस से कम होगा। इसलिए मैं सीक्वेंस मतलब ऑर्डर में बात कर रहा हूं अभी। फर्स्ट में जो आएगा वो डांसिंग रेजोनेंस आएगा, सेकंड में आएगा पार्ट ऑफ रेजोनेंस सिस्टम, सॉरी पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। जैसे बता दो यार, ये प्लस चार्ज बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये प्लस चार्ज के कारण ये रिंग एरोमेटिक हो गया है, समझे। ये प्लस चार्ज यदि हटा लो, क्या रिंग एरोमेटिक होगा? नहीं होगा। लेकिन ये प्लस चार्ज को ले आओ, देखो रिंग एरोमेटिक हो गया। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, याद है ना एरोमेटिक के बारे में? हाँ, 2, 6, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो रिंग एरोमेटिक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये रिंग एरोमेटिक हो गया, एंड दिस इज ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज और कार्बोकैटायन। तो इसलिए दिस पॉजिटिव चार्ज और दिस कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल। और भी हो सकते हैं यार ऐसे सिस्टम, देखो 2, 4, 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी के लिए हक्कल्स रूल फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है। प्लस चार्ज देख लो यार रेजोनेंस में है, और ये प्लस चार्ज के कारण ही ये रिंग एरोमेटिक हो रहा है। यदि ये प्लस चार्ज हटा लिया जाए तो ये रिंग एरोमेटिक नहीं होगा। इसीलिए ये भी प्लस चार्ज वाला स्पीसीज जो है हाईली स्टेबल है, ये सब हाईली स्टेबल है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस के बाद। चलिए ये वाला बता दो यार बच्चों, प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो, यदि ऐसा सिस्टम हमारे पास रहा, क्या ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम है? यस और नो, क्या बोलोगे? तो यार यहाँ पे प्लस चार्ज है वो एरोमेटिक सिस्टम का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार ये प्लस चार्ज के होने ना होने से इस एरोमेटिसिटी पे, इसके एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान ले प्लस चार्ज हटा देते हैं, क्या रिंग एरोमेटिक नहीं है? अब भी है। प्लस चार्ज आ गया तो अब भी है। तो इसलिए ये कार्बन का प्लस चार्ज जो है ना वो एरोमेटिक सिस्टम का हिस्सा नहीं है। इसलिए यदि मैं इसके स्टेबिलिटी को, इस कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को इस दोनों से कंपेयर करूं तो इसका स्टेबिलिटी कम होगा इस दोनों से। इस दोनों का स्टेबिलिटी इससे तो ज्यादा ही होगा, इसका स्टेबिलिटी कम होगा, समझे। इस तरह के कार्बोकैटायन को क्या कहते हैं? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। याद है, बेंजीन रिंग से लगे कार्बन को बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कहा जाता है। मतलब सिंपल रेजोनेंस प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो गया पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। थर्ड आते हैं हम लोग, प्लस एम यदि कहीं इफेक्ट लग रहा हो तो वो हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा। प्लस एम इफेक्ट या प्लस एम स्टेबलाइज कर देते हैं। जैसे मान लो यार हमारे पास CH2 प्लस OH का ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे CH2 प्लस NH2 ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है मान ले।
यहाँ पे एम इफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा पहले बता दो देखकर। तो देखकर क्या बोलेंगे, जैसे यार यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड OH प्लस, आगे ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज हो गया यार रेजोनेंस यहाँ पे। तो यहाँ पे OH का कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट। याद है ना यार, लोन पेयर जो दे रहे हैं वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरह से होगा कुछ। अगेन यहाँ पे NH2 का प्लस एम इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। तो प्लस एम इफेक्ट से बताए थे ना, प्लस एम गिव्स माइनस चार्ज, बताए थे ना, प्लस एम गिव्स माइनस चार्ज, प्लस आई गिव्स माइनस चार्ज, प्लस H गिव्स माइनस चार्ज, यानी प्लस वाला माइनस चार्ज देता है और ऐसे में वो प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। क्यों, प्लस एम गिव्स माइनस चार्ज क्या करेगा, प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। इसलिए जितना स्ट्रॉन्गर प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम ग्रुप लगा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। तो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ OH और NH2 में कहाँ पे कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, इस वाले में या इस वाले में, कहाँ का कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल कहेंगे। तो यहाँ पे भी प्लस एम लग रहा है, यहाँ पे भी प्लस एम लग रहा है, यहाँ ऑक्सीजन के कारण OH, यहाँ NH2 के कारण कहाँ ज़्यादा लग रहा है, कैसे बताएंगे। तो एक तो यार प्लस एम का पूरा हम ऑर्डर आप लोग को यार लिख कर दे देते हैं, बोले थे यार याद कर लो, लेकिन यार यहाँ ये भी बोला था कि यार तुम लोग को समझना भी जरूरी है, समझ में आना चाहिए यार ऑर्डर ऐसे क्यों ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो मैं बात करूँ यहाँ OH और NH2 की, तो प्लस एम किसका ज़्यादा होगा, जो अपना लोन पेयर जल्दी दे दे, आसानी से दे दे। बता दो यार कौन अपना लोन पेयर जल्दी और आसानी से दे देगा। हाँ, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, मतलब अपने लोन पेयर को जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर को जाने नहीं देगा, लेकिन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिवली कम है, तो ये अपना लोन पेयर को यहाँ पे जल्दी से जाने देगा, थोड़ा फास्ट। इसलिए यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा होगा देन दिस वन। समझ में। तो ये तो यार प्लस एम इफेक्ट की बात हो गई। प्लस एम के बाद फिर कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, प्लस एच इफेक्ट आ जाएगा। तो ये नोट कर लो आप लोग। नेक्स्ट देखो यार प्लस एच इफेक्ट, ये अपना कौन सा इफेक्ट, चौथा होगा ना, फोर्थ है प्लस एच इफेक्ट। प्लस एच इफेक्ट कहाँ देखते हैं, दो जगह देखते हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लस एच इफेक्ट। एक तो यार जहाँ एल्कीन हो और दूसरा कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बताने में। एल्कीन का स्टेबिलिटी एंड कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी में हम लोग प्लस एच देखते हैं, याद रखना बहुत बार यूज आएगा। चलिए यार समझ लेते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लो यार सिंपल हमारे पास कोई एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH2 प्लस है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे CH2 प्लस और मान लो यहाँ पे मैंने CH3 इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा बताओ। तो देख सकते हो यहाँ पे केवल अल्फा हाइड्रोजन 3 होगा हमारा, मतलब ये तीनों हाइड्रोजन जो होगा वो इसको स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, ये भी और ये भी ग्रुप जो है इसको स्टेबलाइज करेगा, मतलब इसका भी प्लस एच इफेक्ट लगेगा, इसका भी प्लस एच इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे ओनली इसका प्लस एच इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यदि देखें तो 6 हो जाएगा, इसका भी इसका भी। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा प्लस एच इफेक्ट लग रहा है इसलिए। और याद रखना यार CH3 प्लस एच के माइनस चार्ज इसलिए स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है ना। यदि CH3 को मेटा पे लगा दिया जाए तो क्या होगा बता जा। यदि प्लस एच को मतलब इस ग्रुप पे यदि मेटा पे लगा दिया जाएगा तो ऐसे में फिर उसका एच इफेक्ट काम नहीं करेगा। जैसे मान ले मैंने ऐसा कर देता, एक CH3 यहाँ पे तो है लेकिन एक CH3 यहाँ पे आ गया, तो इस CH3 का हम लोग प्लस एच इफेक्ट देखते, लेकिन इस CH3 का फिर हम लोग कौन सा इफेक्ट देखेंगे, प्लस एच नहीं देख सकते हैं। क्यों, प्लस एच और प्लस एम, फिर से सुन लो, प्लस एच एंड प्लस एम हम लोग केवल ऑर्थो एंड पैरा पे देखते हैं। यदि कोई ग्रुप मेटा पे लगा है तो प्लस एच और प्लस एम काम नहीं करता है, फिर ऐसे में हम लोग उसका प्लस आई इफेक्ट देखते हैं। यानी CH3 हमें पता है प्लस आई इफेक्ट शो करता है एंड प्लस आई गिव्स माइनस एच, ये भी स्टेबलाइज करेगा। यदि मान ले बात आती है 1 2 और 3, इसको मैंने 1 नाम दे दिया, इसको नाम मैंने दे दिया 2 और इसको नाम दे दिया मैंने 3। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है कौन स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा, बता सकते हो। तो सबसे ज़्यादा तो स्टेबल यार सेकंड वाला जगह 6 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे प्लस एच इफेक्ट एक का, यहाँ पे प्लस एच इफेक्ट, यानी जितना ये प्लस एच से स्टेबलाइज कर रहा है उतना ही ये भी कर रहा है स्टेबलाइज, बात बराबर यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे एक CH3 एक्स्ट्रा लगा हुआ है और ये CH3 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है एंड प्लस आई आल्सो गिव्स माइनस चार्ज, मतलब ये भी स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ है क्या जो इसको स्टेबलाइज कर रहा है, नहीं ना। मतलब यदि 1 और 3 में देखें तो 3 जो है ना वो मोर स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये CH3 प्लस आई कारण एक्स्ट्रा स्टेबलाइज कर रहा है इसको।
लेकिन इसके रेस्पेक्ट में हम नहीं बोल सकते, क्यों? यहाँ पे CH3 और तो यहाँ पे दोनों का प्लस H, और यहाँ पे प्लस H प्लस I, और याद रहे H का जो स्ट्रेंथ जो होता है ना वो ज़्यादा होता है। सबसे स्ट्रॉन्गर इफेक्ट कौन सा होता है? M इफेक्ट, देन H, देन मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्गर, हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया यार प्लस H इफेक्ट। और लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं? I इफेक्ट। सबसे लास्ट में क्या देखेंगे? I इफेक्ट। तो चलो यार I इफेक्ट भी देख लेते हैं, ये सब नोट कर लेना यार तुम लोग। I इफेक्ट, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 5th। चलो देखो, मान ले यार ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है? नहीं ऐसा नहीं, ये फिर H इफेक्ट से इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले यार जब भी कुछ कहीं भी आपको प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी बताना हो तो पहले यार आपको कौन सा डांसिंग रेजोनेंस है या नहीं है, तो फिर हम लोग M इफेक्ट प्रेजेंट है या नहीं। M इफेक्ट के बाद फिर हम लोग देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, फिर हम लोग आते हैं I इफेक्ट पे, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ आप लोग यार ध्यान रखना। अब इस दोनों में हमें स्टेबिलिटी बताना है। पहले तो यार हम लोग कार्बोडाइन दिख रहा है, हम लोग क्या देखेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कितना है यार? यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यानी यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे यदि मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूँ तो कितना होगा? 1 यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2, मतलब यहाँ पे भी 3। अब कैसे बताएंगे? यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, बात हो गया बराबर। आगे हम क्या करेंगे? तो फिर H के बाद हम लोग कौन सा इफेक्ट पे आ जाते हैं? प्लस I इफेक्ट। I इफेक्ट देखते हैं, ये वाला पूरा सिस्टम बराबर, बस ये जो है ना ये वाला ग्रुप CH3 ग्रुप ये एक्स्ट्रा लग गया, और ये एक्स्ट्रा लग गया तो प्लस I इफेक्ट शो करेगा CH3, और प्लस I इफेक्ट शो कर रहा है तो प्लस I गिव्स व्हाट? माइनस चार्ज। यदि प्लस I गिव्स माइनस चार्ज तो ऐसे में क्या कर दिया? इस प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ा दिया, इसलिए दिस वन विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से यार हमारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कार्बोकेटाइन का, किस तरह से देखना, किस सीक्वेंस में देखना, ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग आपको बता दिया। तो इसलिए यार आगे चलकर यदि कहीं स्टेबिलिटी चेक करने आए तो आप लोग मिस नहीं करोगे, ठीक है? तो अब हम लोग को जो है कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूं मैं, और इस पे बेस्ट 1-2 क्वेश्चन भी करने वाले कार्बोकेटाइन पे बेस्ट, लेकिन वो अगले लेक्चर में करेंगे। फिर हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी यार कुछ क्लासेस जो चल रही है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो आप बोर्ड के लिए बात कर लो, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लो, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लो, या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लो, सभी के लिए यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप ऑर्गेनिक में आगे नहीं बढ़ सकते हो। अब जैसे मैंने बताया था GOC बताया था ना, चिक कर मैंने कहा था ना कि GOC बहुत इंपॉर्टेंट है, GOC आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। देख रहे हो आज की भी क्लास में GOC का यूज पड़ रहा है, और आज के ही नहीं यार लास्ट लेक्चर तक आपको जरूरत पड़ने वाला है GOC का। इसीलिए यार मतलब ऑर्गेनिक पढ़ना तो यार कुछ रिएक्शन आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये सब बेसिक्स बातें स्किप नहीं कर सकते हो। हाँ आपको यार ऑर्गेनिक में मान लो यार भारी लग रहा है तो आप कुछ रिएक्शन आपको हम बता देंगे, ये रिएक्शन मत पढ़ो, लेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सब जो बेसिक्स अभी चल रहा है ना अपना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, आज हमने कार्बोकेटाइन पढ़ा है, तो ये तो चलो यार ऑलरेडी आज जो भी पढ़ा है मैं बोल सकता हूँ आप लोग पढ़े हुए थे। हाँ लेकिन फिर भी कुछ बेसिक्स बातें आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने किया, जैसे रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम देखा, इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आप डेप्थ में जाकर पढ़ाई करना चाहते हो, चीज़ों को समझ कर पढ़ना चाहते हो, तो फिर ये सब छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगी हर एक चीज़, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर आप लोग मतलब मजे से फिल करके पढ़ पाओगे, ठीक है? तो इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, और इससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे कार्बोकेटाइन पे बेस्ड, ठीक? तो अभी के लिए यार लेक्चर को यहाँ पे एंड किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।